जय हिंद दोस्तों। आज 22 दिसंबर 2020 है। दैनिक जागरण को किस तरह से पढ़ना चाहिए इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। दैनिक जागरण को किस तरह से आप यूपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं, किस तरह से स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ सकते हैं, किस तरह से वनडे एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, इसी टॉपिक पे आज हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ कई दोस्तों का रिक्वेस्ट आया है कि सर पेपर को हाईलाइट करके टेलीग्राम चैनल पे डाल दें। तो पेपर को हाईलाइट करने का जो ऑप्शन पहले दैनिक जागरण हमें देता था वो अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा। जिस दिन से यह ऑप्शन मिलना शुरू होगा कि पेपर को हाईलाइट किया जा सकता है, मैं करके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। फिलहाल ये ऑप्शन दैनिक जागरण ने बंद कर दिया हो। देखता हूँ कि किस दिन से फिर स्टार्ट होता है। जब से भी स्टार्ट होगा मैं पेपर को हाईलाइट करके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। फिलहाल ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, देखो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद यह न्यूज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और यह न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से फर्स्ट पेज पे 3 न्यूज़ है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 3 न्यूज़ में ये न्यूज़ जो है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, यह न्यूज़ आपके लिए मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये जो किसान का मुद्दा है ये भी आपके लिए मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। लेकिन चूंकि किसान का मुद्दा अभी लगातार पेपर में बना हुआ, लगातार चर्चा में बना हुआ, कई दिनों से कई महीनों से आंदोलन चल रहे हैं, प्रत्येक दिन पेपर में आपको डिस्कशन मिल जाएगा, इसलिए डेली इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक पॉइंट बना लो कि किसान का आंदोलन का क्या मुद्दा है, सरकार ने कौन कौन से बिल पारित किया था, एक्ट बन गया है जो अब, उस एक्ट का क्या क्या पॉइंट पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, उस एक्ट के क्या क्या पॉइंट पे सरकार का क्या क्या प्रोविज़न है और वह एक्ट क्या क्या कहता है। तो ये 3-4 बातें हैं जो आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। डेली इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कोई मान लो ड्रास्टिक चेंज होगा, कोई बदलाव होगा तब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन डेली इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये जो न्यूज़ है ये भी मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि लोगों को धर्म स्थलों की आड़ में सार्वजनिक भूमि पे अधिग्रहण करने का रोका जाए, हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है। देखो लगातार चर्चा में होता है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये दोनों आर्टिकल लगातार चर्चा में होता है कि अल्पसंख्यकों को जो है शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार दिया गया है, उन्हें अनुदान प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है इन दोनों आर्टिकल के द्वारा। और साथ ही साथ आप अक्सर देखते होंगे कि किसी भी भूमि को जो है धर्म के आधार पर उसको अतिक्रमण किया जाता है, जिसको रोकने की चर्चा हाईकोर्ट ने कहा है कि इसको रोका जाए। तो इस तरह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 29 के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, 30 के बारे में जानकारी होना चाहिए। और जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई भी वर्डिक्ट दे, राइट, तो उस वर्डिक्ट के को लेकर के आपको कॉन्शियस होना चाहिए, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए और वो पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे जो है शेर बाघ के बाद देश में तेंदुआ का भी बढ़ा कुनबा। तो अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखोगे प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स में सिंह के बारे में यानी शेर के बारे में क्वेश्चन एक बार पूछा था कि एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक निवास भारत है और भारत में भी गिर जो जंगल है, गुजरात का जंगल है, वो है एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास। अब देखो सिंह के बारे में आपको बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। IUCN की लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आता है, क्या इंडेंजर्ड में आता है, क्या वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, क्या अन्य कैटेगरी में आता है, जो आपको जानकारी होना चाहिए। इसी तरह से बाघ के बारे में, बाघ को लेकर के लगातार चर्चा में बना हुआ, देश भर में चर्चा बना हुआ है बाघ को लेकर के, सरकार लगातार काम कर रही है। तो बाघ को लेकर के बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि बाघों की आबादी जो है अब दोगुनी हो चुकी है। पीटर्सबर्ग समिट 2010 में हुआ था बाघों की आबादी दुगनी करने के लिए, और भारत में बाघों की आबादी दोगुनी हो चुकी है ऑलरेडी, राइट। तो इसी तरह से ये जो है काफ़ी हद तक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। और तेंदुआ को लेकर के भी कुनबा बढ़ा है। जिस तरह से बाघों की संख्या देश भर में बढ़ी है, उसी तरह से तेंदुआ की संख्या भी बढ़ी है। तो IUCN की कैटेगरी में किस कैटेगरी में आता है तेंदुआ, इसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। नेट पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। देखो कम से कम मेरा आप सभी को रिकमेंडेशन है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, इधर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 5 वर्ष का पेपर जरूर अपने पास रखें। मेंस का पेपर 5 वर्ष का, 5 वर्ष का प्रीलिम्स का पेपर अपने पास रखें। देन जाकर के आप पेपर को कोरिलेट कर पाएंगे, राइट। एक तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए और दूसरा जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है 5 वर्ष का जरूर आपके पास होना चाहिए। तो उसके बाद आप
चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे मैं अभी शेर के बारे में बता रहा हूँ, तो आप जाकर के यूपीएससी का क्वेश्चन देखोगे, आई थिंक 2018 का क्वेश्चन था, उसमें शेर के बारे में यूपीएससी ने इसी तरह से क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, राइट। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि मेंस में किस टॉपिक से क्वेश्चन पहले आया है, और उसको जाकर के प्रीवियस ईयर पेपर से आप देख सकते हैं। देखो सेकेंड पेज पे जो है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के सेकेंड पेज जो होता है वो राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित होता है, यानी दिल्ली का जो है लोकल न्यूज़ इस पर अधिक होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ दिन कभी कभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर न्यूज़ नहीं होता है। अब देखो ये जो है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब आपको टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में, या तो आपको हो सकता है ऐसे में लिखना हो, या हो सकता है आपको जीएस पेपर 2 में लिखना हो या 3 में लिखना हो, राइट। तो जब आपको पूछा जाए कि टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज किया जा सकता है लोगों के डेवलपमेंट के लिए, तो आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो। और जब भी कोई घटना करेंट में चर्चा में बनी होती है, उसका अगर आप एग्जाम्पल दोगे तो वो काफ़ी ऑथेंटिकेट होगा, एग्जामिनर को कनेक्ट कर पाएगा और एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स देगा, राइट। ये जो है ये एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, राइट, रेस्टोरेंट के मालिक है जिसका नाम है कांता प्रसाद। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक गौरव वासन नाम के एक यूट्यूब चैनल था, और उनका काम यह है कि वो जगह जगह पे स्ट्रीट वेंडर के पास जाते हैं, खाना वहाँ का टेस्ट करता है और उसका वीडियो बनाता है। तो उन्होंने कांता प्रसाद का वीडियो बनाया था जिसकी माली हालत काफ़ी ख़राब थी, जो एक छोटा सा दुकान कह सकते हो, एक छोटा सा ढाबा पे काम करता था या ढाबा चलाता था, अपनी वाइफ के साथ मिलकर ढाबा चलाता था। और वो गौरव वासन के कारण जो है ये काफ़ी फेमस हो गया और काफ़ी इनको डोनेशन आया। उसके बाद अपना नया रेस्टोरेंट इन्होंने खोल दिया। सोचो, जिसकी कंडीशन कुछ दिन पहले बहुत ही ख़राब कंडीशन थी, आज उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया, कितना अच्छा कंडीशन हो गया। तो ये कैसे चमत्कार हुआ? ये चमत्कार हुआ, टेक्नोलॉजी का चमत्कार हुआ। और इसी को अगर आप एग्जामिनेशन में लिख दोगे, राइट, जब आपको पूछा जाएगा कि टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज किया जा सकता है लोगों के बेहतरी के लिए, तो आप जब इसको लिख दोगे कि कांता प्रसाद जी के साथ ऐसा हुआ है, राइट, तो एग्जामिनर कनेक्ट कर पाएगा कि ये जो बच्चा है जो एग्जामिनेशन दिया है, ये जिसका कॉपी है, इन्होंने जो है करेंट के चीज़ों को कोरिलेट कर रहा है, राइट। तो जब एग्जामिनर ये चीज़ समझेगा कि आप वर्तमान के चीज़ों को कोरिलेट करके लिख रहे हैं, तब आपको अच्छा मार्क्स देगा, राइट। अपनी नीतियों में मानवता को सबसे ऊपर रखे मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है, देखो प्राइम मिनिस्टर जब मोदी स्पीच दे रहे होते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जब भी स्पीच दे रहे होते हैं, तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुद्धा का जो मूर्ति लगा हुआ, इसका भी सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि ये जापान को संबोधित कर रहे हैं और जापान एक बौद्धिस्ट कंट्री है, राइट। तो इसलिए इन्होंने जो है बुद्धा का एक स्टेचू, सॉरी, ओके, इन्होंने इसलिए बुद्धा का एक स्टेचू लगा के रखा, राइट। चूँकि जापान एक क्या है, एक बौद्ध कंट्री है, इसलिए इन्होंने बुद्धा का एक स्टेचू लगा के रखा हुआ। अब देखो यूपीएससी का अगर प्रीवियस ईयर का मेंस का पेपर देखोगे, तो भारत जापान संबंधों के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ। आई थिंक 2019 का पेपर में आप देखना जाकर के, भारत जापान का संबंध क्या है, उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, और विश्व के लिए को किस तरह से वो मार्गदर्शक का काम कर सकता है, इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा था, राइट। तो उसको जब भारत जापान संबंधों के बारे में आपको लिखना है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ पॉइंट यहाँ पे जो चर्चा में होगा उसको आप रिलेट कर सकते हो, उसको आप अपने नोट में लिख सकते हो। हालांकि भारत जापान संबंधों के बारे में हमने भी कई बार डिस्कस किया है। अब देखो, शिखर सम्मेलन में भारत और वियतनाम के बीच हुए 7 अहम समझौते हैं, राइट। यहाँ पे देखो 2-3 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप ये समझो कि वियतनाम का जो शत्रुता है वो चीन के साथ चलता है, वियतनाम चीन का एनिमीज है और भारत भी चीन का एनिमी है। तो ऐसे कंडीशन में भारत और वियतनाम जो है निकट आ रहे हैं। जब दो शत्रु देश, राइट, जब दो शत्रु देशों का जो है कॉमन शत्रु होता है, तो वो जो है उसका फ्रेंड हो जाता है, राइट। भारत वियतनाम का शत्रु है, अब भारत जो है चीन का शत्रु है और वियतनाम भी चीन का शत्रु है, इसलिए भारत और वियतनाम जो है नज़दीक आ रहे हैं।
अब देखो यहाँ पे जो है, अब देखो यहाँ पे दोनों देश ने संयुक्त बयान में, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि दोनों देश ने संयुक्त बयान में दक्षिणी चीन सागर और समुद्री सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सक्रिय UNCLOS यानी समुद्री कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र के तहत समझौता का जिक्र किया। राइट। अक्सर जो है भारत और वियतनाम और चीन के बीच में जो विवाद है वो समुद्री विवाद है। कई सारे ऐसे द्वीप हैं जिसमें वियतनाम दावा करता है कि ये उसका क्षेत्र में आता है, चीन दावा करता है कि ये उसके क्षेत्र में आता है। तो समुद्री विवाद के लिए जो है एक समझौता हुआ था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उसे कहा जाता है UNCLOS। जब भी पेपर में आप पढ़ोगे किसी इसी तरह का समझौता का जिक्र होगा तो उसके बारे में नेट पे सर्च करो, जानकारी प्राप्त करो, अपने कॉपी में लिखो। UNCLOS का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है तथा समुद्री साधनों के प्रयोग के लिए नियमों की स्थापना करता है। राइट। अब देखो ये जो है कानून 1982 में आया था, 1982 में आया था और 1994 में ये प्रभावी हुआ। भारत ने 1995 में UNCLOS को अपनाया है। इसके तहत समुद्री संसाधनों को 3 क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया। राइट। पहला क्या है, यहाँ पे जैसे मान लो भारत का ये भूमि है, तो पहला है आंतरिक जल। यहाँ से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होगा भारत का वो होगा आंतरिक जल क्षेत्र। उसके बाद होगा प्रादेशिक सागर, तो यहाँ से जो है 24, भारत के मुख्य भूमि से जो 24 नॉटिकल माइल का क्षेत्र होगा उसे कहा जाएगा प्रादेशिक सागर। और 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होगा उसे कहा जाएगा क्या, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ कहा जाएगा। राइट। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बेसिकली जानकारी होना चाहिए। और इसी समझौता के उल्लंघन का आरोप लगातार वियतनाम चीन पे लगाता है। तो ये सारे के सारे बेसिक चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो भारत चर्चा बना हुआ है, वियतनाम लगातार भारत से डिमांड करता है कि आप हमें ब्रह्मोस मिसाइल दें, क्योंकि उनको डर है कि चीन फिर हमला कर सकता है वियतनाम पे। इसलिए उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है ब्रह्मोस मिसाइल की ज़रूरत है, जो चर्चा बना हुआ है। हो सकता है निकट भविष्य में भारत वियतनाम को दे। साथ ही साथ इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ोगे तो डिस्कस किया गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि वियतनाम जो है भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा भागीदार है। राइट। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमने लाया था बेसिकली इन्हीं देशों के लिए लाया था। राइट। अब देखो एक और न्यूज़ यहाँ पे देखो, रूस ने कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण से हैं सहमत। राइट। लेकिन क्वाड को लेकर के चिंता व्यक्त किया। क्वाड को लेकर के चिंता क्यों व्यक्त किया? क्वाड में 4 देश हैं। पहला है USA, दूसरा है इंडिया, तीसरा है आपको ऑस्ट्रेलिया और चौथा कंट्री जो है वो है जापान। अब देखो USA और रशिया दोनों में 36 का आंकड़ा है। राइट। तो इसलिए जो है चूंकि USA जो है क्वाड का एक प्रमुख कंट्री है, इसलिए रूस इसको लेकर के चिंता व्यक्त किया। और साथ ही साथ रूस ने ये कहा है कि जो है पाकिस्तान के साथ जो रशिया के संबंध बेहतर हो रहे हैं तो उसको लेकर के भारत को चिंता होने की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी आप ये एक व्यक्ति का नाम याद रख लेना, अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार थे जिसका नाम है हेनरी किसिंजर। उसका एक फेमस कोटेशन है जो कहीं भी आप जब विदेशी संबंध के बारे में आपको लिखना होगा कहीं भी कोट कर सकते हैं। हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ना तो परमानेंट शत्रु होता है कोई भी देश और ना ही परमानेंट दोस्त होता है, बल्कि परमानेंट हित निहित होता है। आई रिपीट, हेनरी किसिंजर अगेन, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में 2 देश के बीच में ना तो परमानेंट दोस्ती होती है ना परमानेंट दुश्मनी होती है, बल्कि परमानेंट हित निहित होते हैं। अब देखो इस पेज पे जो पेज नंबर 4 पे जो है प्रत्येक दिन कृषि और किसान पे जो है दिया रहता है। आपको पढ़ने की डेली आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
इसको एक बार देख सकते हैं, जब भी राष्ट्रपति वगैरह का स्टेटमेंट आएगा तो वो चर्चा में बना होता। राष्ट्रपति का जब भी स्टेटमेंट आए, प्राइम मिनिस्टर का आए, तो वो उसके बारे में आपको देखना चाहिए मेंस पर्सपेक्टिव से भी और पीटी पर्सपेक्टिव से भी। राष्ट्रपति की इच्छा क्योर इन इंडिया, यानी आपके जितने भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है उसका समाधान भारत में ही हो, भारत में विश्व के देश मेडिकल हेल्प के लिए भारत आए, ये राष्ट्रपति की इच्छा। तो अब इससे इम्पोर्टेंट क्या आपके लिए, इससे इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि मेडिकल बिल जो भारत सरकार लाई थी वो लगातार चर्चा में बना हुआ था। कुछ समय पहले जो है आंदोलन भी किया गया, तो वो बिल क्या है, उस बिल का एग्जैक्ट प्रोविज़न क्या है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आयुर्वेद डॉक्टर को जो है सर्जरी करने का परमिशन दिया गया है, जिसको लेकर के भी चर्चा में बना हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कनेक्ट कर सकते हो इससे, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अब देखो ये जो पेज है, पेज नंबर 6, ये बंगाल की रियासत के बारे में है, यानी बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के है। ये पेज डेडिकेटेड है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, स्टेट पीसीएस पर्सपेक्टिव से, वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये राष्ट्रीय फलक पे, ये जो राष्ट्रीय फलक का पेज है ये नॉर्मली इंपॉर्टेंट होता है, चूँकि नेशनल न्यूज़ यहाँ पे होते हैं, ये नॉर्मली आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आज जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है बस एक यह है। पहले क्या होता था कि पीसीओ होता था, अब तो बहुत सारा पीसीओ बंद हो गया है। पीसीओ में क्या होता था कि आप 1 रुपये का कॉइन दीजिए, सिक्का दीजिए, आप किसी फ़ोन नंबर पे लगाइए, 1 मिनट तक आपको बात हो जाती थी। अगर आपको नेक्स्ट मिनट बात कंटिन्यू करना होता था तो ऐसे कंडीशन में आप 1 रुपये का फिर सिक्का डालिए। तो ऐसे करके पीसीओ का आप यूज करते थे किसी अन्य जगह बात करने के लिए। अब पीसीओ की तरह ही पीडीओ खुलेगा, राइट। पीसीओ की तरह क्या होगा, पीडीओ खुलेगा, जहाँ से आप वाईफाई कनेक्शन ले सकते हैं। आप पैसा देंगे, वैसे एक पर्टिकुलर समय के लिए वाईफाई आपको देगा। जैसे ही समय सीमा समाप्त होगी आपका वाईफाई समाप्त हो जाएगा, राइट। तो ये पीडीओ का कॉन्सेप्ट आया है पीसीओ की तरह। अब देखो ये सब जो न्यूज़ है इस पे आपकी नज़र गड़ी होनी चाहिए, राइट। जब भी पढ़ो इस तरह का न्यूज़ पे तो आपकी नज़र बिल्कुल गड़ा होना चाहिए, राइट। इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहली बात तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कई बार कि भारत चीन संबंध लगातार चर्चा में बना हुआ है। चीन के साथ जो डिस्प्यूट है गलवान घाटी का वो अभी भी बना हुआ है, इसलिए यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया था कि जो भी इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जहाँ विवाद हुआ, जैसे गलवान घाटी का क्षेत्र हो गया, पेगोंग तोसो मोरोडी का लेक हो गया, फिंगर 6 का एरिया हो गया, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट था प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस पर्सपेक्टिव से हमने बताया था कि भारत और चीन का जो ऐतिहासिक संबंध है वो इम्पॉर्टेंट है। भारत और चीन बहुत जगह विवाद की स्थिति है वो इम्पॉर्टेंट है, और भारत और चीन बहुत ही जगह सहयोग की स्थिति भी है। जैसे क्लाइमेट का मुद्दा पे भारत और चीन मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये 3-4 पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कोरोना के काल में विश्व के देश जिसकी कंपनी काफ़ी हद तक चीन में एग्जिस्ट करती थी वो चीन से निकाल करके इंडिया में शिफ्ट कर रही है, चीन से निकाल करके वियतनाम में शिफ्ट कर रही है या अन्य देशों में शिफ्ट कर रही है। तो ऐसे कंडीशन में जो एक एप्पल है, एप्पल का भी पहले भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था। तो एप्पल का एक मैन्युफैक्चर फिर आया जो चीन से निकल के इंडिया में आया है, वो वियतनाम की कंट्री थी, इसका नाम है विस्ट्रॉल, राइट। वियतनाम की कंपनी जिसका नाम है विस्ट्रॉल, ये क्या हुआ कि ये इंडिया में कर्नाटका में इन्होंने अपना प्लांट लगाया। देखो एप्पल क्या होता है कि एप्पल जो है मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, एप्पल का मोबाइल आप एप्पल का लेते हो ठीक है, लेकिन उसका जो असेंबलिंग वगैरह होता है एप्पल खुद से नहीं करता, किसी थर्ड पार्टी को दे देता है, राइट। एप्पल खुद से असेंबलिंग नहीं करता, किसी थर्ड कंपनी को देता है। तो इसी तरह से एप्पल ने क्या किया है कि विस्ट्रॉल को जो है दे दिया जिम्मेदारी कि आप असेंबलिंग कीजिए। जैसे मान लो मैकडोनल्ड है, आप मैकडोनल्ड में जाते हो, खाना खाते हो या बर्गर खाते हो, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कंपनी है मैकडोनल्ड, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लोग आकर के उसको हैंडल करते हैं। इसी तरह से एप्पल का मोबाइल जो होता है वो थर्ड पार्टी को दे देता है कि आप बनाइए। तो वियतनाम की ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान की एक कंपनी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ताइवान की कंपनी क्या नाम है, विस्ट्रॉल। विस्ट्रॉल को इन्होंने जिम्मेदारी दिया कि ठीक है आप एक काम कीजिए, इंडिया में आइए और आप इसको असेंबल कीजिए। अब क्या हुआ कि कंपनी विस्ट्रॉल ने जो है मनमाने तरीके से जो है उसको हैंडल करना शुरू कर दिया।
जहाँ पे लोगों को कहा गया कि 9 घंटे काम किया जाएगा, वहाँ पर उनसे 12 घंटे काम लिया जाता था और वेतन उस अनुसार वृद्धि नहीं किया गया, जिसको लेकर के कर्नाटका में लोगों ने इस पर काफ़ी आपत्ति दर्ज की और एक ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा विस्ट्रॉल कंपनी को और ज़बरदस्त तोड़फोड़ हुआ। हालांकि एप्पल का जो है पहले विस्ट्रॉल जो है महज 3 महीने से भारत में रेगुलेट हो रही है, लेकिन एप्पल का जो है अन्य जो कंपनी है जिसके साथ एप्पल ने कोलैबोरेट किया है, जैसे पेगाट्रॉन वगैरह है, ये सब 3 वर्ष से इंडिया में काम कर रही है, जहां आज तक कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। लेकिन चूंकि विस्ट्रॉल में डिस्प्यूट हुआ, तो विस्ट्रॉल में डिस्प्यूट हुआ है तो उसके बाद विस्ट्रॉल ने अब बोला है कि उनकी गलती के कारण इस तरह का डिस्प्यूट हुआ है, वो माफ़ी चाहते हैं। बात यहाँ पे समाप्त होती है, लेकिन बात यहाँ पे समाप्त नहीं होती, बात यहाँ से शुरुआत होती है। जिस दिन विस्ट्रॉल कंपनी में तोड़फोड़ करना शुरू हुआ, उसी दिन चीन की जो है चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अगर आप हमें छोड़ करके इंडिया में जाएंगे तो इसी तरह से आपको तोड़फोड़ का सामना करना होगा, राइट। मतलब चीन जो है अपने यहाँ जो कंपनी है उसको एक तरह से धमका रहा है कि आप हमें छोड़ करके इंडिया नहीं जाइए, इस तरह से अगर जाइएगा तो इस तरह से डिस्प्यूट हो सकता है। जबकि यहाँ पे विस्ट्रॉल कंपनी में जो है गलती कंपनी की थी और कंपनी ने माफ़ी भी मांगा, राइट। तो एक तरह से कह सकते हो चीन ने अपना प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, इसलिए कि चीन कभी नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ जो कंपनी है वो छोड़ करके भारत आए। तो इस तौर पे देखो, इस तौर पे आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। देखो, जनसंख्या को लेकर के तलाशें मध्यम मार्ग, अच्छा आर्टिकल दिया, कुछ काफ़ी अच्छी पॉइंट का यहाँ पे डिस्कस किया गया। मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको पढ़ लें आप। जनसंख्या नीति भारत सरकार लाने वाली है और लगातार चर्चा बना हुआ है कि सरकार जनसंख्या नीति लेकर आ सकती है और मुझे लगता है कि जनसंख्या नीति लेकर आना भी चाहिए, क्योंकि कुछ वर्ष के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। यहाँ पे एक रिपोर्ट का नाम है, मैं चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट को आप अगर होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लेकिन इस रिपोर्ट को ज़रूर लिख लें, इसका डाटा को लिख लें। जब भी जनसंख्या के बारे में लिखना हो या किसी भी टॉपिक पे आपको लिखना हो, तो ऑथेंटिकेट रिपोर्ट का डाटा अगर आप कोट करोगे तो आपको अधिक मार्क्स मिलेगा, राइट। आपको अधिक मार्क्स मिलेगा अगर आप किसी ऑथेंटिकेट रिपोर्ट का डाटा कोट करोगे तो। देखो, सतत विकास में हो सबकी भूमिका, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जो बेसिक पॉइंट है, काफ़ी दिन से मैं सोच रहा हूँ कि इस पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो बेसिक पॉइंट है मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखो, जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी, उस समय में क्लाइमेट जैसा कोई मुद्दा नहीं था, राइट। यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी वो इसलिए हुई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज़रूरत थी एक ऐसे संगठन की जो तृतीय विश्व युद्ध ना होने दे, और यूनाइटेड नेशन का आज तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ। अब देखो, इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन का एक समिट हुआ था 1972 में। पर्यावरण को लेकर के पहला समिट हुआ जो 1972 में हुआ, इसे कहा गया स्टॉकहोम कन्वेंशन कहा गया, राइट। अब स्टॉकहोम कन्वेंशन में जो काफ़ी देशों ने भाग लिया, लगभग 119 देशों ने भाग लिया, और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, क्लाइमेट एक मुद्दा है, जलवायु भी एक मुद्दा है, पर्यावरण एक मुद्दा है। इससे पहले पर्यावरण मुद्दा नहीं था विश्व के देशों के लिए। 72 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के माध्यम से पहली बार जलवायु परिवर्तन, पहली बार पर्यावरण मुद्दा बना है विश्व के देशों के लिए। अब देखो, इसके बाद इसी में 1972 में ही एक संगठन की स्थापना हुई जिसे यूनेप कहते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई है? 1972 में, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे? केन्या के नैरोबी में, अफ्रीका में। यूनाइटेड नेशन का एकमात्र संस्था जो है यूनेप है, जिसका हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में है। अब देखो, स्टॉकहोम कन्वेंशन के 20 वर्ष के बाद, स्टॉकहोम कन्वेंशन के 20 वर्ष के बाद पृथ्वी कन्वेंशन हुआ जो 1992 में हुआ, रियो डी जेनेरियो, जो कहाँ पे है? ब्राज़ील में है, राइट। अब देखो, ये पृथ्वी कन्वेंशन में जो है पृथ्वी जो है सम्मेलन में 3 महत्वपूर्ण कन्वेंशन हुए। पहला कन्वेंशन जो हुआ उसे कहा गया UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। देखो, यूनाइटेड नेशन एफ से फ्रेमवर्क
सी से कन्वेंशन, उसके बाद क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा जो हुआ उसे कहा गया UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पे अधिनियम। तीसरा जो है कन्वेंशन साइन हुआ वो था UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन कन्वेंशन जिसे कहा गया UNCCD, राइट। अब देखो इसके बाद हुआ एजेंडा 21। एजेंडा 21 में क्या किया गया कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया और 2015 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया जिसका टारगेट 2030 तक है। ये जो न्यूज़ है इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है जिसमें 17 टारगेट हैं जो 2030 तक विश्व के देशों को अचीव करना। उसके बाद क्या है फॉरेस्ट प्रिंसिपल, जिसमें रेड REDD रेड प्लस आपने सुना होगा, ये सब जो है फॉरेस्ट प्रिंसिपल का ही पार्ट है जहाँ पे वन लगाना ये काम है। अब देखो जो वर्तमान में सरकार जितनी भी काम कर रही है, सरकार जितनी भी पर्यावरण से संबंधित काम कर रही है वो सारा का सारा काम इसी पांचों के तहत हो रहा है और ख़ास करके UNFCCC के तहत, जिसमें पेरिस क्लाइमेट चेंज ने हमने टारगेट लिया कि 175 गीगावाट जो है हम इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 2022 में प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। सरकार ने ये टारगेट बढ़ा करके अब कर दिया है 450 गीगावाट। देखो यहाँ पे दिया हुआ 175 गीगावाट का टारगेट था 2022 तक का रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब हो गया सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब हो गया विंड एनर्जी, पानी के द्वारा जो है एनर्जी प्राप्त किया जाता है ये। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है 175 गीगावाट का टारगेट लिया गया था जिसे बढ़ा करके अब हमने कर दिया है 450 गीगावाट 2030 तक। 175 गीगावाट हमने टारगेट लिया था पेरिस क्लाइमेट चेंज में। तो मैं डिटेल से UNFCCC पे एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि UNFCCC का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। UNCBD का एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और UNCCD भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में UNCCD का मीटिंग इंडिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नोएडा में हुआ था। अब देखो ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक में बड़े उद्योगों को प्रवेश का दर्जा, यानी बड़ा बड़ा जो उद्योग है, रिलायंस है आइए आप बैंक खोलिए, टाटा है आइए आप बैंक खोलिए। मान लो एक बड़ा उद्योग, उन्होंने बैंक खोला और बैंक से पैसा कलेक्ट किया और पता चला कुछ दिन के बाद वो भाग गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगी, राइट। तो इसी को लेकर के यहाँ पे दिया हुआ, एक बार इसको देख सकते हैं। ताजमहल के बारे में दिया है, बिल्कुल जानकारी होना चाहिए ताजमहल के बारे में आपको। देखो बिजनेस पेज पे न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लेकिन आज उतना न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक न्यूज़ है GST को लेकर के। GST कंपनसेशन पे ऑलरेडी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था जो लगभग 15-20 मिनट का वीडियो था, जाकर के देख लेना। आज से 3 महीना पहले बनाया था और जिस समय में मैं बनाया था उसी समय मैंने बोला था कि ये विवाद लंबा चलेगा और अब जाकर के GST कंपनसेशन का विवाद सुलझा है। जाकर के वो वीडियो देख लेना, तब जाकर के आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। देखो शार्ली एब्दो में 4 पाकिस्तानी गिरफ्तार। शार्ली एब्दो जो फ्रांस की एक मैगजीन है, वहाँ पे जो आतंकवादी घटना हुआ फ्रांस पे, ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो मैंने फ्रांस का बनाया था, टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, देख लेना, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो उसको वहाँ पे भी पाकिस्तान के आतंकवाद के तार जुड़े हैं। विश्व में जहाँ कहीं भी आतंकवाद की घटना होती है, नॉर्मली ऐसा देखा गया है, उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते ही जुड़ते हैं, राइट। तो इस रूप में आप इसको देख सकते हैं। बाकी आपको जानकारी होना चाहिए, फ्रांस के बारे में जानकारी होना चाहिए। भारत पहला ऐसा देश था जिन्होंने फ्रांस का समर्थन किया था और भारत ने फ्रांस में जो कार्टून बनाया शार्ली एब्दो ने, उसका समर्थन नहीं किया था। भारत ने फ्रांस में जो आतंकवादी घटना हुआ था उसके सॉलिडरिटी में भारत ने फ्रांस का समर्थन किया था। तो इसको आप मैच नहीं करना चाहिए आपको।
और यहाँ पे देखो उइगर मुस्लिम पे अत्याचार रोकने में को तैयार नहीं चीन। तो उइगर मुस्लिम का जो विवाद है वो लगातार बना हुआ है, खास करके चीन में बना हुआ है। भारत भी धीरे धीरे इस मुद्दा को अब रेज कर रहा है और विश्व समुदाय उसको रेज कर रहा है। तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक, राइट, थोड़ा सा जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। तो वो इतना ही था जो न्यूज़ आपके लिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, स्टेट पीसीएस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था। डेली मैं न्यूज़ एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समय नहीं मिल रहा है, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया, कई वीडियो हमने बनाया है कि दैनिक जागरण को किस तरह से पढ़ना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट जो आपको नया दिखेगा, जैसे आज हमने डिस्कस किया UNCLOS के बारे में, UNCLOS। तो जब भी इस तरह का कोई पॉइंट आपको दिखे उसको नेट पे सर्च कर लो, उसके बारे में जानकारी बेसिक कलेक्ट कर लो और अपने कॉपी में लिख लो। इस तरह से आपकी तैयारी जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट होगी। और सिलेबस और 5 साल का क्वेश्चन जरूर अपने पास रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।